हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेफेलॉन क्लासेस। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स से पहले अपन ने लास्ट लेक्चर में जो कवर किए थे वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में अपन ने स्टडी किया था। वहाँ पर अपन ने किंगडम, फाइलम, डिवीजन, है ना, उस क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनके बारे में स्टडी किया था कि हाउ टू वी ऑर्गेनिज क्लासीफाई, कि किस तरह से ऑर्गेनिज को क्लासीफाई किया जाता है। और वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। देखो बेटा, अपन ने बात करी थी भी क्लासिफिकेशन में हम किस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज को। तो हमने देखा था सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज को क्लासिफाई करते हैं। अब उन क्लासिफिकेशन में जो टूल्स और जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, किसके अंदर, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? वो स्पेसिफिक प्रोसीजर, वो स्पेसिफिक टूल्स जो हमको ऑर्गेनिज को क्लासिफिकेशन करने में या फिर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उनको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। एक बार अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द वेरियस टेक्निक्स और द प्रोसीजर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज। मींस जैसे मैं अभी बात करें बेटा कि भाई हम यहां पर देख क्या रहे थे, टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे जो हमको बेटा टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने में मदद करते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडी। अब जैसे सपोज करो कि आज हम हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है जो क्या हो रहा है बेटा, जिसका एक्सटिंक्शन होने वाला है ना, या फिर जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है। तो आज अब हमारी आने वाली जनरेशन को उससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर कोई डेटा चाहिए होगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके साथ चाहिए, या कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो उसके लिए हमको बार बार डिस्कवरी करने थोड़ी जाना पड़ेगा, बार बार हम उसको रिसर्च करने थोड़ी जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमने किसी एक स्पेशल डेटा में क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, जिसके रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, उनको चेक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है बेटा? वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जो हमको टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखो यहां पर हम ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हम कर क्यों रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन या उसका प्रिजर्वेशन, दोनों प्रोसेस में हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स को यूज करते हैं। इसके बहुत सारे स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो हमको आगे स्टडी करने हैं। जैसे हम चेक करें बेटा, टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम दो तरह से स्टडी करते हैं, आइदर या तो डेड ऑर्गेनिज्म हो या फिर हम बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें। तो डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम देखते हैं वो क्या क्या है, देखो आप, जैसे डेड ऑर्गेनिज्म है तो डेड ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज करते हैं बेटा क्या, प्रिजर्वेशन। याद रखेंगे आप कि प्रिजर्वेशन हम किसका करते हैं बेटा, डेड ऑर्गेनिज्म का करते हैं। और हम कंजर्वेशन जब करेंगे तो वो किसका करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करते हैं। तो कंजर्वेशन किसका करेंगे बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑब्वियस सी बात है, प्रिजर्व करेंगे तो डेड ऑर्गेनिज्म को भी प्रिजर्व कर सकते हैं ना, और डेड कंजर्वेशन किनका करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर जो हमको टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ने हैं डेड ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कौन से हैं, हर्बेरियम, जो स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए, आगे हम स्टडी करने वाले हैं। म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को लेकर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली एनिमल्स मेजरली प्रिजर्वेशन में रखा जाता है ना। यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में स्टडी करेंगे और जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में स्टडी करेंगे। बॉटेनिकल गार्डन अगेन वही प्लांट्स के लिए, और जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स के लिए। अब एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे देखो, अब मैं कंजर्वेशन की बात करूं। कंजर्वेशन क्या है बेटा, किसी एक ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना, उसको नेचुरल हैबिटेट में या फिर उसको किसी दूसरी जगह पर जाकर हम कंजर्व करें, उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करें, उसको ह्यूमन केयर के अंदर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको स्पेसिफिकली उसको बहुत एक केयरिंग बहुत ज़्यादा दिया जाए, तो वो क्या होता है, कंजर्वेशन होगा। कंजर्वेशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं बेटा, या तो वो इन सीटू कंजर्वेशन होगा या फिर वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा बेटा, ऑन साइट कंजर्वेशन मींस अगर मैं बात करूं जो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल हैबिटेट है उसी पर्टिकुलर जगह पर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन। अगर हम उसकी नेचुरल हैबिटेट को चेंज कर कर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क्स हुए हैं, बायोलॉजिकल रिजर्व्स हैं, है ना, और उसके अलावा जो जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं बेटा, इन सीटू कंजर्वेशन में स्टडी करते हैं। अगर एक्स सीटू कंजर्वेशन के देखें तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, अब देखो
अब जैसे जू की हम बात करें, जितने भी आप जू देखते हो तो वो उनका नेचुरल हैबिटेट थोड़ी है, हमने उनको आर्टिफिशियली हमने उनको प्रिपेयर किया है, क्रिएट किया है। तो वो जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स हैं वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया से एनिमल्स को लेकर आते हैं और एक स्पेसिफाई लोकेशन पर हमने उनको जाकर कंजर्व किया है ना, उनको हम नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके उनके फीडिंग हैबिट पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं कि एक उनकी नेचुरल हैबिट से चेंज करके एक नई जगह पर लेकर आए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें बेटा बॉटेनिकल गार्डन स्टडी करेंगे हम और क्रायो प्रिजर्वेशन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हमको स्टडी करने हैं वो कौन कौन से हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, म्यूजियम, बुक्स। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार इसमें फ्लोरा के बारे में, फौना की फ्लोरा के बारे में, मैनुअल्स के बारे में, कैटलॉग्स के बारे में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, है ना। और टैक्सोनॉमिकल की के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास है बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? देखो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ टाइम के लिए हम किसी भी सब्सटेंस को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं बात करूं क्रायो प्रिजर्वेशन में होता क्या है बेटा, इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं जिसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस पर हम किसी भी लिक्विड नाइट्रोजन को जब यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में अगर हम किसी सीड को, फॉर एग्जांपल आप इसको सीड को प्रिजर्व कर सकते हो, कोई भी गैमीट्स हो सकते हैं, है ना, स्टेम सेल्स हो सकते हैं बेटा, है ना, कोई भी पर्टिकुलर आप गैमीट्स के अलावा कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं, ना, ऑर्गन हो सकता है। तो किसी, अगर हम इन सब चीज़ों को हमको प्रिजर्व करना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, इसका डेटोरेशन नहीं हो, तो हम इसको किसी, इवन हम ये भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं इन अंडर दी क्रायो प्रिजर्वेशन। यहाँ पर हम यूज़ क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, जो कि -190 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको रखते हैं। और इस चीज़ में अगर हम किन चीज़ों को, कोई भी गैमीट्स है या फिर कोई भी सीड है या फिर कोई ऑर्गन है या स्टेम सेल्स हैं, और क्योंकि इनका फ्यूचर में हम इनका क्या कर सकते हैं, अगर हमको इनको एक्सपेरिमेंटली यूज करना है और हमको चाहिए कि इसका डेटोरेशन ना हो, खराब ना हो ये चीजें, तो हम उसमें क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जूलॉजिकल पार्क्स। अब देखो जूलॉजिकल पार्क्स क्या है, अब मैं ये जूलॉजिकल पार्क्स, एक तो बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू कंजर्वेशन हमने समझिएगा, ऑफ साइट कंजर्वेशन होते हैं, मींस इनकी नेटिव प्लेस को चेंज करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल्स को अगर उसको एक ह्यूमन केयर के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन हो जाएगा। एनिमल केप्ट अंडर द ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर सपोज करो कोई एनिमल है जिसका क्या हो रहा है बेटा, कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज में वो काउंट हो रहा है, मींस उसका नंबर कम होता जा रहा है, अगर हम उसको ह्यूमन केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो सडनली एकदम क्या हो जाएगा, उसका नंबर डिक्रीज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में उनको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, जिसके थ्रू उनका नंबर क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर एंड द फीडिंग हैबिट, किसी भी एनिमल्स की जो फीडिंग हैबिट है उसको चेक करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम उनको जूलॉजिकल पार्क्स में रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में बेटा देखो एनिमल बिहेवियर वो किस तरह से, हम उसकी नेचुरल हैबिटेट में तो हम चेक नहीं कर सकते ना, हमेशा वहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पर तो हम बहुत सारे ह्यूमन केयर के अंदर हैं कि हम कैमरा लगाकर हम उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, उनका बिहेवियर, उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है ना, उनका फीडिंग पैटर्न क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स प्रोवाइडेड विद देयर नेचुरल हैबिटेट, और एक स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो हम इनको जहाँ पर रखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में जिस भी एनिमल्स को, तो उसको उसी पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट उसके प्रोवाइड किया जाती है, मींस आर्टिफिशियली हम उसको प्रिपेयर करते हैं, और उसकी जो लोकेशन है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसी भी एनिमल की, कि भाई क्रोकोडाइल है तो उसके लिए हम पॉन्ड या उस तरह से एक एरिया बनाएंगे जहाँ पर वो सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से हम उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर कर उन ऑर्गेनिज्म को या एनिमल्स को वहाँ पर कंजर्व करते हैं। बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन भी एक एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है। इसमें क्या है बेटा, देखो प्लांट्स को हम कंजर्व करते हैं, मींस प्लांट्स के जीनोम को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। किसी भी मतलब ग्रोथ स्टडी के लिए हम किसी भी प्लांट्स को अगर हमको स्टडी करना है तो उसके लिए हम बार बार उसकी नेचुरल प्लेस पर थोड़ी जाएंगे। तो हमने क्या करा, बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन्स बना रखे हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को हमने क्या कर रखा है, उनकी ग्रोथ करा रखी है, और उनके साइंटिफिक नेम, उनके लोकल नेम्स, उनकी फैमिलीज के बारे में वहाँ
पर उनको लोकलाइज कर रखा है, जिसके थ्रू हम उनको स्टडी कर सकते हैं इजीली। एक्सी2 कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जीनोम, लिविंग प्लांट्स को भी हम वहाँ पर रखते हैं। ग्रोथ फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कि भाई उसके जो आइडेंटिफिकेशन है वो इजीली हो सके और फ्यूचर स्टडी में हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। तो उनका साइंटिफिक नेम वहाँ पर लिखा होता है बेटा, लोकल नेम्स लिखे हुए होते हैं और फैमिली नेम्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। बॉटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन की बात करें, ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन बेटा कहां पर है? पटाओ, सॉरी, पैडुआ बॉटेनिकल गार्डन, पैडुआ बॉटेनिकल गार्डन, पैडुआ बॉटेनिकल गार्डन बेटा कहां पर है? ये है बेटा इटली में। और ये जो पैडुआ बॉटेनिकल गार्डन है सबसे पुराना बॉटेनिकल गार्डन है, जिसकी जो क्रिएट हुआ था बेटा, जिसको बनाया गया था 1545 में, मींस 16th सेंचुरी के समथिंग इसको हमने बनाया था। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी रखा गया है बेटा, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट किया हुआ है। तो पैडुआ बॉटेनिकल गार्डन कहां पर? इटली में है, जो ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन में काउंट होता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन बेटा कहां पर है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। कौन सा है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो प्रेजेंट है बेटा क्यू, इंग्लैंड के अंदर। कहां पर सिचुएटेड है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन? क्यू, इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो है बेटा वो प्रेजेंट है आपका, इंडिया का लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन भी है। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहां प्रेजेंट है बेटा, ये शिवपुर, आपसे पूछा नहीं जाएगा शिवपुर के बारे में वैसे, तो आप याद रख लीजिए, शिवपुर हावड़ा में, हावड़ा ब्रिज आपने सुना है ना कोलकाता में, वहां पर है। तो अब भी इसका नाम हम इंडियन बॉटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं बेटा, है ना, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, एक है बेटा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो प्रेजेंट है बेटा सिचुएटेड कहां पर? लखनऊ में, यूपी में प्रेजेंट है ना। तो आप इनके बारे में याद रख सकते हो। ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कहां प्रेजेंट है बेटा? ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन प्रेजेंट है आपका पैडुआ में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन प्रेजेंट है आपका क्यू, लंदन में, इंग्लैंड में। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहां पर है? हावड़ा, कोलकाता में। और एनवीआरआई, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां प्रेजेंट है बेटा? आपका लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा म्यूजियम्स के बारे में। अब देखो म्यूजियम जो आएगा, म्यूजियम आएगा बेटा प्रिजर्वेशंस में। अब देखो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं या डेड ऑर्गेनिज्म को। तो ये म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर हम डेड ऑर्गेनिज्म को, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। इसकी कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, कुछ एम्स हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। म्यूजियम जनरली सेटअप्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनको हम क्या करते हैं? सिचुएट करते हैं, सेटअप करते हैं। क्यों? देखो इसका हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जैसे कुछ पैटर्न को स्टडी करना चाहें, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये करते हैं जो उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो जनरली ये कहाँ पर होते हैं बेटा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनको सेटअप किया जाता है। ये इनका एम क्या है? ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए और रिसर्च के लिए। कई बार हमको किसी ऑर्गेनिज्म को देखने की चाहे तो हम जनरली जंगल में तो जा नहीं सकते ना हर ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, या उसका कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनको देखने के लिए बेटा हमको उनको उनका नेचर देखना है, उनका हैबिटेट के बारे में स्टडी करनी है, या फिर हमको उनके फीडिंग पैटर्न के बारे में स्टडी करनी है, तो उनके लिए हम म्यूजियम्स में उनको सेटअप कर रखा है, जिसके थ्रू आप वहाँ पर बहुत सारे नॉलेज आपको मिल सकती है, उसके रिलेटेड जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो वहाँ पर आपको बता सकते हैं। तो ये जनरली क्या एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं,
रिसर्च के लिए, और इंस्टीट्यूट हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन इन कंटेनर्स ऑन जार्स विद प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। अब देखो एक बहुत सिंपल सी पॉइंट है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, रेदर देन तो वो डेट्रेशन हो सकता है, ख़राब हो सकते हैं, है ना। अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें स्मेल जनरेट होगी। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बहुत बड़े जार्स के अंदर कुछ जार्स हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स को रखते हैं। जैसे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस क्या होता है बेटा, ये फॉर्मेलिन, क्या होता है, फॉर्मेलिन। किसको यूज़ करते हैं आप याद रखेंगे, फॉर्मेलिन क्या है, प्रिजर्वेटिव मटेरियल है जिसको हम यूज़ करते हैं कैसे, एज अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो जिसमें हम कंटेनर्स में, जार्स में उस एनिमल्स को क्या करते हैं बेटा, रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ टाइम। प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट इन इंसेक्ट बॉक्स। अब कुछ स्पेसिफाई इंसेक्ट बॉक्स आते हैं जिसके अंदर क्या रखते हैं बेटा, हम किसी भी इंसेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, है ना। तो इंसेक्ट को प्लेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंसेक्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट बॉक्स में रखने के लिए हमको 3 प्रोसीजर फॉलो करने पड़े। पहले क्या बेटा, कलेक्ट करना पड़ेगा उस इंसेक्ट को, फिर उसको किल करना पड़ेगा, देन उसकी पिनिंग करनी पड़ेगी, उसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो इंसेक्ट बॉक्स के अंदर हम कब रखेंगे किसी इंसेक्ट को, पहले उसका कलेक्शन करेंगे, फिर उसकी बेटा किलिंग करेंगे, देन उसकी पिनिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। अगर हम बात करें किसकी, लार्ज एनिमल्स की बात करें, तो लार्ज एनिमल्स को हम क्या करते हैं बेटा, एक ड्राई ग्रास होती है ना, एक बड़े से एरिया में हम ड्राई ग्रास को यूज़ करते हैं। ड्राई ग्रास के ऊपर बेटा हम क्या करेंगे, उस एनिमल्स को क्या करेंगे, स्टफ्ड कर देंगे और उसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है ना। तो स्टफिंग एंड प्रिजर्विंग किसकी होती है, लार्ज एनिमल्स की होती है, जैसे एवीज हो गए या फिर मैमल्स हो गए, बर्ड्स और मैमल्स को हम जनरली स्टफ और उसकी क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट, स्केलेटन भी इसमें कई बार हम देखते हैं, स्केलेटन को भी इसमें प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम्स के अंदर। आप फॉसिलाइज फॉर्म को देख सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार किसी म्यूजियम में, आपने देखा होगा जैसे डायनासोर्स हैं, तो डायनासोर के जो फॉसिल्स मिले हैं उसका जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा का पूरा हमने ऑर्गेनाइज पैटर्न में वहाँ पर स्टेबल कर रखा है। तो म्यूजियम्स के अंदर इसीलिए एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हम देखते हैं, क्योंकि वो फॉसिलाइज फॉर्म है, हमने उनको देखा तो है नहीं, तो हम उनको क्या करते हैं, एंटरटेन के लिए, हम अपने बहुत एक क्यूरियोसिटी को चेक करने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं। तो म्यूजियम्स जनरली एंटरटेनमेंट के लिए भी हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या है, देखो हमको किसी भी, इसको हम जनरली बोलेंगे क्या, ड्राई गार्डन बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट्स, स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। जैसे इसके अंदर एक बहुत एक स्पेसिफिक साइज की शीट होती है जिसकी जो एक्चुअल जो इसका एरिया है हम बात करें तो इसकी जो थिकनेस है, ब्रेथ है, वो कितनी है इसकी बेटा, 11.5 इंच होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 16.5 इंच की एक एरिया की शीट होती है। इसके अंदर हम ऑर्गेनिज को, प्लांट ऑर्गेनिज को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, और उसकी प्लेसिंग में बेटा हम क्या करेंगे, पहले उसको ड्राई करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। ड्राई करने के बाद, जैसे सपोज करिए हमने उसको किसी एक पार्ट को, प्लांट के पार्ट को लिया, उसको हमने क्या करा, ड्राई किया, सुखाया, उसके बाद हम उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हम उसको स्टिफ करेंगे, फिर उसके बाद स्टिचिंग होगी इसकी। देन इसके अंदर हम उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि इसका जो पर्टिकुलर हमने ये जो प्लांट लगाया है, इस प्लांट का हमने कब कलेक्ट किया, तो डेट ऑफ कलेक्शन मेंशन करते हैं उसके कॉर्नर पे। देन प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से वो कलेक्ट किया गया है। देन कलेक्टर नेम, किसने कलेक्ट किया है, और साइंटिफिक नेम, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम भी उसके यहाँ पर मेंशन होगा, और उसकी फैमिली का नेम यहाँ पर मेंशन होगा। तो ये 5 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। अब ये क्या करेगा एक्चुअल में, अब ये हर्बेरियम शीट्स के थ्रू, जैसे सपोज करो हमको किसी एक एरिया में किसी प्लांट के लिए कोई डेटा चाहिए, अब हम क्या करेंगे, उस प्लांट के डेटा के लिए हम बार बार उस एरिया में सर्चिंग तो करेंगे नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, उस एरिया की हर्बेरियम शीट्स को लेंगे, उस हर्बेरियम शीट्स के अंदर उस प्लांट को हम चेक करेंगे, फिर हमको पता लग जाएगा कि यार इस प्लांट के बारे में हमको डेटा मिल गया सारा कि भाई ये कहाँ पर मिलता है, इसका क्या डेट ऑफ कलेक्शन कब हुआ, किसने इसको पहली बार कलेक्ट किया था, वो मुझसे डेटा उससे पूछ सकते हैं, फिर वहाँ जाकर हम स्टडी कर सकते हैं। तो इससे हमारी स्टडी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। हम जो भी उसके अंदर कुछ नया एडवांटेज करना चाहते हैं, कुछ एडवांस कैरेक्टर्स को एनालाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम इजीली कर सकते हैं, रेदर देन तो हम सर्चिंग में ही निकल जाएगा टाइम। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम हर्बेरियम शीट्स के थ्रू क्या करते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्विक रेफरल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम। क्विक रेफरल सिस्टम कि हम जल्दी से जल्दी हम उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली पैटर्न में, ठीक है ना। तो ये इसका साइज है जो इसका आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट,
बहुत सारे आपने इटली के अंदर ही बेटा एक 44,000 के 44 लैक्स के करीब तकरीबन इसके प्लांट्स की जो स्टडी है, हर्बेरियम शीट्स हैं वो डेवलप हो रखी हैं, तो आप वहाँ पर भी इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बुक्स के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स। तो बुक्स हमारे पास कहते थे, फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा हमको क्या बताती है बेटा, ये प्रोवाइड करती है हमको इन्फॉर्मेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि मीन्स किसी प्लांट के बारे में अगर हमको किसी उसके हैबिटेट के बारे में जानना है या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, कहाँ वो मिलता है, तो हम कहाँ चेक कर सकते हैं, फ्लोरा के अंदर चेक कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी प्लांट की इन्फॉर्मेशन अगर हमको चाहिए उसके हैबिटेट के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरा को यूज कर सकते हैं। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स ही हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत ईजी पैटर्न में। रेदर देन तो हम क्या करेंगे बेटा, वापस से रिसर्च स्टार्ट करेंगे, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से हम फ्लोरा को चेक करके ही क्या बता सकते हैं उसके हैबिटेट के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट की अगर हमको स्टडी करनी है हैबिटेट की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हम कहाँ से कर सकते हैं, फ्लोरा से कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसके, मैनुअल। मैनुअल भी हमको बेटा वही सेम इंफॉर्मेशन देती है हैबिटेट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और आइडेंटिफिकेशन फीचर। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है बेटा, जैसे मैनुअल हमको क्या देगी, उसका नेमिंग, उस पर्टिकुलर प्लांट के नेमिंग के बारे में बता देगी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दे देगी, जो भी उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर हैं वो हमको बता सकती है मैनुअल में। ठीक है ना। और ये भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया, तो दोनों यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी पर्टिकुलर एरिया के लिए है ना। नेक्स्ट, मोनोग्राफ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। किसी भी एक टैक्सोन लेवल पर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की एक पूरी स्टडी अगर जानना चाहते हैं तो वो हम कहाँ पर देखते हैं, मोनोग्राफ्स के अंदर देखते हैं। तो जैसे हमने जितने भी टैक्सोन देखे थे, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को हमने सबने बोला था कि इंडिविजुअल लेवल पर हम इनको टैक्सोन बोलते हैं। तो किसी भी अगर एक टैक्सोन की, एक स्पेसिफिक टैक्सोन की अगर हमको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं बेटा, मोनोग्राफ से ले सकते हैं। नेक्स्ट, कैटलॉग्स के बारे में। कैटलॉग्स क्या है बेटा, कैटलॉग्स एक स्पेसिफिक ऑल इंफॉर्मेशन बट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। किसी एक रीजन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कितनी भी प्लांट्स हैं, उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है। जो ए टू जेड आपको पूरा का पूरा जितनी भी वहाँ पे प्लांट स्पीसीज मिल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्लेस्ड होती हैं, जो हमको इन्फॉर्मेशन देंगी। क्या इसके अंदर बेटा, टाइटल ऑफ बोटेनिकल बुक, मतलब कोई भी जो बुक है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई उसके बारे में बताया जाएगा। फुल नेम ऑफ ऑथर, उसके ऑथर के नेम के बारे में बताया जाएगा। और पब्लिकेशन नेम और डेट भी उसमें मेंशन होगी कि पब्लिक कब हुआ था, पब्लिकेशन किसने पब्लिश किया था और उसकी पब्लिकेशन डेट क्या थी। जैसे अभी अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में, अपन बात कर रहे थे सिस्टमा नेचुरे की। तो सिस्टमा नेचुरे में अपन ने बॉटेनिकल नेम्स के बारे में बात करा था, बायोलॉजिकल नेम्स है ना, जो बायोनॉमेनक्लेचर था तो एनिमल्स के लिए दिया जाता। तो ये इसका मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त 1750 डेट में इसको पब्लिश किया गया था। तो ये इस तरह से हम कैटलॉग्स में क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्लांट्स की इसमें होती, मेंशन होती है, और इसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं बेटा, प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसके अंदर टाइटल ऑफ द बॉटेनिकल बुक, उसका ऑथर किसने उसको दिया था, और उसके पर्टिकुलर डेट ऑफ पब्लिकेशन और डेट किसने पब्लिक किया था, ये भी हम उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो थे वो आपके बेटा क्या थे, टैक्सोनॉमिकल एड्स थे। और टैक्सोनॉमिकल एड्स हमको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी स्टडी हमको बता सकते हैं कि क्या हम किसी स्पीसीज को किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको क्लासिफिकेशन में हम कैसे स्टडी में उसको हमको एडवांटेज मिल सकता है इन टैक्सोनॉमिकल एड्स के थ्रू, है ना। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो हमको बहुत ईजी पैटर्न में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिलेटेड टू दी एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज करके कर सकते हैं। एक इसमें बेटा एक और पार्ट आता है, दैट इज टैक्सोनॉमिकल की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं। टैक्सोनॉमिकल कीज क्या होती है बेटा, यहां पर हम देखो, ये जो टैक्सोनॉमिकल कीज है ना, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर हम कपलेट्स को यूज करते हैं। कपलेट्स क्या होते हैं बेटा, कपलेट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। सपोज करो मेरे पास बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा न्यूक्लियस प्रेजेंट, एक मैंने स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है मैंने न्यूक्लियस एब्सेंट। थर्ड मैंने एक दूसरा दे रखा है, एक कपलेट और दे रखा है, ये एक ही के पार्ट है ना।
सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, कपलेट्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट कैसे होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर हम जब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे सपोज करिए न्यूक्लियस प्रेजेंट न्यूक्लियस एब्सेंट, मैं किसी को क्लासीफाई कर रहा हूँ तो मैंने बोल दिया हाँ भाई इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके अंदर नेक्स्ट हम कपलेट को चेक करेंगे कि उसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है ना, और एक में सेल वॉल एब्सेंट है। सपोज करो मैंने बोल दिया कि सेल वॉल प्रेजेंट, तो मैं ऑब्वियस सी बात है दो कपलेट मेरे सही हो गए। तो इन कम नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट को चेक करते हुए मैं किसी एक रीजन पर पहुंच जाऊंगा। सपोज करो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोट की, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ये क्या था, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था, न्यूक्लियस एब्सेंट वाला। सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। तो मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। इन एक कपलेट्स में जो एक होता है इसको हम बोलते हैं लीड। ये क्या होती है बेटा, लीड। तो इस तरह से बहुत सारी कपलेट्स आपको दे रखी होती हैं, उनको हम चेक करते हुए, उनको सिमिलैरिटीज को चेक करते हुए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देखते हुए, जहां पर ज़्यादा मिलते हैं तो हम एक स्पेसिफिक एक रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। तो इनको हम कपलेट्स बोलते हैं। एक स्टेटमेंट को हम बात करें तो लीड बोलते हैं। ये जो होते हैं सारे के सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी करके बताते हैं, और ये क्लासिफिकेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं टैक्सोनॉमिकल कीज। तो बेटा हमने जो देखा आज टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में स्टडी किया, आप सबको इजीली आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और आपको जो भी लेक्चर में अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर है ना, आप मैसेज करके आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।